हेलो एवरीवन, दिस इज Imani and I welcome you all to study and sleep। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अभी तक हमने देख लिया फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे पार्ट 3 में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं हमारे पार्ट 4 में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है क्या? ये कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ डायरेक्शन दिया गया है लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को कि जब वो लॉज बनाए या पॉलिसीज बनाए तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाएं। कुछ जैसे डायरेक्शंस दे रखी हैं और उन चीजों पर चाहते हैं कि बाद में लॉ बने। ये डायरेक्शंस ऐसे क्यों दी गई? वो पहले लॉ क्यों नहीं बना के चले गए? क्योंकि उस टाइम पर ऐसा टाइम एप्ट नहीं था कि ये सारी चीजों को अप्लाई किया जा सके। तो इसका एम क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एम है टू मेक इंडिया इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी बने, जैसा कि हमने प्रियम्बल में प्लेज किया हुआ है। आप चाहें तो प्रियम्बल मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आई बटन में भी मैंने लिंक दे दिया है। तो हम चाहते थे अपने इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना, ऐसा स्टेट जहाँ पे हमारा जो सिटीजन है उसको हर चीजें मिले, सारे लोग इक्वल हो, ऐसा स्टेट हम बनाना चाहते थे, वेलफेयर स्टेट। ये हम कॉन्सेप्ट कहाँ से लेकर आए थे? आयरलैंड से। आयरलैंड में डीपीएसपी हैं, वहां से हमें कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे डायरेक्टिव्स नहीं दिए गए हैं, तो ये थोड़ा स्पेशल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी। अब हमने डीपीएसपी को अपने लिए क्लासिफाई कर रखा है 3 कैटेगरीज में। ये बात ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं दी गई है, ये हमने अपने लिए बना रखे हैं। हमें लगा कि ऐसे हमें कैटेगराइज करना चाहिए था तो हमने कर रखा है। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसके ये आर्टिकल्स दे रखे हैं, आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47। ये है हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। वैसे ही गांधीयन प्रिंसिपल दे रखे हैं 40, 43। अब जैसे 40 है, 40 है हमारा पंचायत को बनाने का। 48 में हमने बात कर रखी है कि काउ और काव्स का स्लॉटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स ये 45, 48, 44। अब 44 आपको पता होगा क्या है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप देख रहे हो क्या नेचर डिफरेंट डिफरेंट है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आएगा जैसे 39 है हमारा, इसमें है हमने इसके लिए अबॉलिशन ऑफ जमींदारी लेकर आई, ये सारी चीजें लेकर आए। इसमें बोला गया कि किसी एक के पास ज्यादा वेल्थ नहीं होनी चाहिए, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ अवॉइड होना चाहिए। देख रहे हैं आप, सबका नेचर अलग अलग है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, इसलिए हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है। तो अभी हम सारे आर्टिकल्स देख लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के। आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 बताता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का नेचर क्या है। इस पार्ट में जितने भी प्रिंसिपल्स आपको दिए हुए हैं, जितने भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं, वो कोर्ट द्वारा एनफोर्स नहीं किए जा सकते। ये लोग जस्टिसेबल नहीं है। मतलब अगर आपको इन सब में से कोई चीज नहीं मिल रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कहीं भी जुडिशरी में जाकर कोई चीज नहीं बोल सकते। But the principles therein laid down are fundamental in governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। ये fundamental है governance में, ये सारे जो principles हैं, और ये ड्यूटी है स्टेट की कि जब वो लॉ बनाए या जब वो कोई पॉलिसी बनाए तो इन सारे प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए वो बनाए। ये सारे प्रिंसिपल अप्लाई होने चाहिए, इसी के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसको दिया गया है। आर्टिकल 38 पर आते हैं अब। आर्टिकल 38 बोलता है स्टेट शैल ट्राई टू प्रमोट सोशल ऑर्डर वेयर जस्टिस, social, economic and political prevails in all the institutions of the nation and eliminate inequalities in status, facilities and opportunities and reduce inequalities in income। ये है कि हम सबको इक्वल तरीके से मिलना चाहिए, सारे लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ये देखो आप, सोशलिस्ट मैंने आपको बताया था अभी, वैसे ही सोशलिस्ट लग रहा है ना आपको कि सारे लोग बराबर होने चाहिए, सबको इक्वल मिलना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। अब आपको पता चल रहा होगा कि क्यों हमने ऐसे इसको कैटेगराइज किया है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, स्टेटस, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब आप देखते हो बाइफर्केशन रहता ही है, जो हाई इनकम लोग हैं, लो इनकम लोग हैं, जो पॉवर्टी में, ऐसा नहीं चाहती थी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वो ऐसा नहीं चाहती थी कि हमारा इंडिया एक बाइफरकेटेड टूटा फूटा सा इंडिया लगे। किस बेसिस पर? स्टेटस के बेसिस पर या अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर। इसके लिए आर्टिकल रखा गया था। जितने भी हम चीजें लाते हैं, जैसे हमारा पीडीए सिस्टम है, ये सारे सिस्टम है, ये हम इसीलिए लाते हैं कि सारे लोग बराबर हो सके। अब ऐसा ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है तो बराबरी तो सबकी नहीं हो सकती। जो ज्यादा मेहनत करेगा
वो ऊपर जाएगा, जो नहीं मेहनत करेगा वो नीचे रहेगा। ये तो फैक्ट है, ये ट्रूथ है। लेकिन जब हमने प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए थे तो हम चाहते थे कि सोशलिज्म आए और सारे लोगों को इक्वल मिले। इसके लिए आर्टिकल 38 है ये। फिर हम आते हैं आर्टिकल 39 क्लॉज ए पर। ये बोलता है ऑल सिटीजन्स वुमेन एंड मेन इक्वली मस्ट हैव द राइट टू मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जीवन यापन करने का उनके पास राइट होना चाहिए, अपना पैसा कमाने का राइट होना चाहिए। अगला है आर्टिकल 39 क्लॉज बी। Material resources of the community shall be distributed in a way that it subserves the common good. इसी से रिलेटेड है आर्टिकल 39C, prevents concentration of wealth in fewer hands। तो इसके लिए हमने क्या क्या एक्ट्स लेकर आए हम? जमींदारी अबॉलिशन एक्ट, फिर हम लाए लैंड सीलिंग एक्ट, उसके बाद हम लाए अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्सेस, उसके बाद हमने बैंक नेशनलाइजेशन किया 1969 में और 1971 में। ये सारे एक्ट्स क्यों लाए गए थे? जमींदारी अबॉलिशन, ये जितने भी एक्ट्स लाए गए हैं ना, ये कॉन्फ्लिक्ट में है आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 31। ऐसे 31 तो अब हमने निकाल दिया फंडामेंटल राइट से। तो ये इन सारे राइट से कॉन्फ्लिक्ट में था। कैसे कॉन्फ्लिक्ट में था? अगर आपने किसी की जमीन ले ली, लैंड सीलिंग एक्ट में वही था, जमींदारी अबॉलिशन में भी वही था। प्रीवी पर्सेस आपको पता होगा, जो राजा महाराजा होते थे, जब उनको हटा दिया गया था कि आपका राज्य रहेगा लेकिन वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा, तो आपको लाइफस्टाइल अपनी जो कंटिन्यू करनी है उसके लिए पेंशन मिलती थी। और ये पेंशन ब्रिटिशर्स के टाइम पे मिल रही है। ये भी अबॉलिश की गई थी, तो उनका पैसा हटाया, मतलब उनको जो राइट मिलना चाहिए था, राइट टू इक्वालिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको हटाया। लेकिन यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी इनका क्या था? इनको हमेशा बोला गया था कि ठीक है, आपको पैसा दिया जाएगा ताकि आप अपना स्टैचर मेंटेन कर सकें। और इनका यही तो वोकेशन भी था, ये और तो कुछ करते भी नहीं थे, पेंशन से अपने जिंदगी काट रहे थे। और पेंशन बहुत ज्यादा मिलता था, लाखों लाख रुपए मिलते थे उस टाइम पर। तो प्रीवी पर्सेस हटाए गए। बैंक नेशनलाइजेशन, बड़े बड़े लोगों ने बैंक खोल रखे थे, डिपॉजिट करना सब डिपॉजिट कर सकते थे, लेकिन लोन सिर्फ बड़े लोगों को मिलता था। इसके लिए बैंक नेशनलाइजेशन किया गया। ये सारे एक्ट लेकर आए हम, ये दोनों डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये कॉन्फ्लिक्ट में है कुछ एफआरस के साथ, लेकिन तब भी इनको रखा गया है। ये आप पढ़ेंगे अगर 9th शेड्यूल के बारे में, तो वहां पे यही सारे एक्ट रखे गए हैं। 9th शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू मना है, जो भी एक्ट 9th शेड्यूल में जाता है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। और बहुत ज्यादा बड़ी टसल भी हुई थी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में 9th शेड्यूल को लेकर। आप चाहें तो पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका जो भी प्लॉट है। फिर आता है आर्टिकल 39D, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। बराबर काम के बराबर पैसे मिलने चाहिए। कई जगह मिलते हैं, कई जगह नहीं भी मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे आएगा ये सब कुछ। आर्टिकल 39A, अब यहाँ पे हम क्लॉज पढ़ रहे थे, ये सारे क्लॉज थे, ये आर्टिकल अलग है। यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे 39 क्लॉज डी, इसको हम पढ़ेंगे 39A। कैपिटल ए और स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का डिफरेंस आप हमेशा ध्यान रखिएगा आर्टिकल्स पढ़ते समय। फिर आता है आर्टिकल 39A पर, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। इक्वल जस्टिस यानी अगर मान लो कि एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी की कोर्ट में लड़ाई है, तो अमीर आदमी तो बहुत महंगा वकील लेकर आएगा, और गरीब आदमी इतना गरीब है कि उसके पास तो वकील के ही पैसे नहीं है। तो इक्वल जस्टिस कहाँ से होगा? जब हम इसको एक वकील दे दें, एक प्रोसिक्यूटर दे दें, तब होगा। अब आपको ही पता है कि उसको बहुत अच्छा प्रोसिक्यूटर नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पास जब कुछ भी नहीं कर सकता है तो उसको कोई तो लॉयर मिलना चाहिए ना। तो हम फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करेंगे पुअर को, और ये होता है, लॉयर्स मिलते हैं। फिर आता है आर्टिकल 40। अब आर्टिकल 40 आपको पता है क्या है? ये गांधीयन प्रिंसिपल है। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत अक्रॉस इंडिया, पंचायत ऑर्गेनाइज करनी थी। गांधी जी बोलते थे कि माई इंडिया लिव्स इन विलेजेस, विलेज में रहता है इंडिया, जो असली इंडिया है वो विलेज में रहता है। इंडिया तो हर कोई है, विलेज में रह चाहे सिटी में, लेकिन उनको चाहिए था कि पंचायत से भी पावर डिराइव होके जाए ऊपर, और उनका भी एक ओपिनियन हो, एक उनका भी राइट है कहने का कि क्या चीजें उनको चाहिए हैं। तो इसके लिए हम लाए 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिससे हमने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का फॉर्मेशन किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं। फिर हम लाए आर्टिकल 41, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। अब राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट बना दिया है। 6 to 14 ईयर्स के बीच में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी जो भी बच्चा है उसको। राइट टू वर्क, अब आप राइट टू वर्क सोच रहे हो क्या है? MG नरेगा,
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 100 डेज ऑफ वर्क, आपको काम करने का हक भी दिया हुआ है। ये देख रहे हैं सारे जो एक्ट्स हैं, ये डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए थे। फिर आते हैं आर्टिकल 42, ह्यूमन वर्किंग कंडीशन मस्ट बी प्रोवाइडेड एंड मैटरनिटी रिलीफ। ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस क्या होता है? आप किसी भी इंसान से 9 घंटे 10 घंटे ज्यादा काम नहीं कराओगे। पहले होता था फैक्ट्रीज में 16-16 घंटे काम कराते थे, वो नहीं होना चाहिए। जहाँ पे फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे वेंटिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत धूप है, उनको बहुत धूप में काम करा रहे हो, या ऐसी जगह काम करा रहे हो जहाँ पे सफोकेशन हो रही हो, प्रॉपर लाइट ना हो। ये सारी चीज़ें ह्यूमन वर्किंग कंडीशन में आती है। इसके लिए सारे अलग अलग जो फैक्ट्रीज हैं उनके पास रेगुलेशंस होते हैं। फिर आते हैं मेटर्निटी रिलीफ। इसके लिए एक्ट्स भी बने हुए हैं। मेटर्निटी रिलीफ का पीरियड भी एक्सटेंड किया गया था। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो देती हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी दिक्कत है। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 कहता है टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। मतलब उन्हें एक सिक्योर वेज मिले, उनको वेज सिक्योर करने का हक है, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करने का, और सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज में भी उन्हें भाग लेना है। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 18 घंटे काम करवा रहे हो और उनको कहीं पे भी अपना फेस्टिवल ना सेलिब्रेट करने को मिल रहा हो, लोगों से मिलने को ना मिल रहा हो। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, वर्कर्स वगैरह के लिए बहुत सारे एक्ट्स आते हैं। फिर आते हैं हम आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 ऐसा है जिसपे बहुत कम काम हुआ है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है लेकिन काम बहुत कम होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, गोवा ने इम्प्लीमेंट कर रखा है। गोवा ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूसीसी लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? रिलीजन को दूर रखते हुए हम बात करते हैं जो भी सिविल मैटर्स है उसकी, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस। इन सारी चीजों की जब हम बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि एक यूनिफॉर्म कोड हो, उसके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ हो। जैसे अगर कोई क्राइम करता है तो मर्डर का सबके लिए सेम चीज है, सीआरपीसी बना रखा है, क्रिमिनल प्रोसीजर जो फॉलो करते हैं, आईपीसी बना रखा है, एविडेंस एक्ट बना रखा है, ये सबके लिए सेम है। पर मैरिज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, और फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। हिंदू मैरिज एक्ट में सिख, जैन, बुद्धिस्ट सब आते हैं। डाइवोर्स के लिए अलग है, जैसे ट्रिपल तलाक था पहले, अब तो हट चुका है ट्रिपल तलाक, लेकिन डाइवोर्स के भी प्रोसीजर्स अलग हैं। मेंटेनेंस के प्रोसीजर्स अलग हैं, जो मेंटेनेंस दिया जाता है डाइवोर्स के बाद उसके प्रोसीजर अलग हैं। इनहेरिटेंस के राइट हिंदूज में अलग, अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग हैं। तो हम चाहते थे कि एक इन सारी चीजों को गवर्न करने के लिए एक कोड बनाए, उसको बोलते हैं यूसीसी। ये रिलीजन के बेसिस पर नहीं है, ये एक ह्यूमन के बेसिस पर है। अब मैरिज हो, डाइवोर्स हो, तो वो रिलीजन को देख के तो नहीं होता ना, ह्यूमन तो सेम ही रहता है, इंसान तो इंसान ही है। तो वो देखकर बनाना चाहते थे कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आए जहाँ पे लिखा हो और वही रूल हर जगह फॉलो, अलग 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 ना हो। तो इस पर अभी बात होती है, कई कई जगह पे बात हो रही है, कई कई जगह पे लाना चाह रहे हैं। अब कंसेंसस का वेट करते हैं, कंसेंसस ज्यादा से ज्यादा लोग जब मान जाए इसके लिए तब ये लोग लेकर आए। लेकिन आप ऐसा कभी वेट नहीं कर सकते कि सारे लोग मान जाएं, सारे लोग कभी नहीं मानेंगे। तो गवर्नमेंट वेट करती है कंसेंसस के लिए, अब देखिए कब आता है। अब तो टाइम ठीक ही है, ला सकते हैं वैसे। फिर आते हैं हम आर्टिकल 45 पर। आर्टिकल 45 में स्टेट मस्ट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 0 to 6 years। पहले ये क्या था, 6 to 14 years था, लेकिन जब हमने उसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट बना दिया, यानी कि आर्टिकल 21A, तब हमने इसका एज चेंज कर दिया 0 to 6 years, क्योंकि 6 to 14 years को तो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिल ही रही है। तो यहाँ पर 0 to 6 years कर दिया, यानी कि जो बेसिक होता है, नर्सरी वगैरह वाले जो एज होता है वहां तक भी बच्चे पढ़ाई करें। फिर है हमारा आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 है प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शन एंड प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन। एससीज एंड एसटी का एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करना है और उनका एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी प्रमोट करना है। इसके लिए हम क्या लाए, 16(4), आर्टिकल 16 क्लॉज 4, ये रिजर्वेशन से डील करता है। मैंने फंडामेंटल राइट्स में इसको कवर किया, राइट टू इक्वालिटी में, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। फिर प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन, ये भी राइट टू इक्वालिटी में आया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स इसके लिए बनाए हुए हैं कि आप इक्वालिटी देनी है, डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो कास्ट के बेसिस पे, या
मतलब ये सारी चीजें मैंने कवर कर रखी हैं। मतलब इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और इनका इंटरेस्ट को प्रमोट करना गवर्नमेंट का काम है, स्टेट का काम है। फिर हम आते हैं आर्टिकल 47। स्टेट मस्ट प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस। प्रोहिबिट करना चाहिए इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स, यानी कि अल्कोहल, लिकर, ये सारी जो चीजें हैं इनको बंद करना चाहिए, इनको प्रोहिबिट करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और क्या प्रोवाइड करना चाहिए हमें? पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। पब्लिक हेल्थ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी चीजें हैं। और आप जानते होंगे कि जैसे बच्चों को मिड डे मील मिलता है। मिड डे मील क्या है? मिड डे मील में आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आपको न्यूट्रिशन भी दिया जा रहा है। आज आप अगर आप रिपोर्ट देखोगे ना, तो बहुत सारे बच्चे स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं, मतलब उनका हाइट और वेट सही नहीं है अपने एज के हिसाब से। इसके लिए जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो मिड डे मील से देते हैं। बहुत सारे जगह पे आंगनवाड़ी में आप देखोगे कि जो लैक्टेटिंग विमेन होती है और प्रेग्नेंट विमेन होती हैं उनके लिए भी फूड होता है, छोटे बच्चों के लिए भी खाना दिया जाता है। तो ये हमारा सब आता है आर्टिकल 47 में। फिर आ गए हम आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 बोलता है ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस में इम्प्लीमेंट करना है। और प्रिवेंट स्लॉटर ऑफ काउज, calves and other milk and draught animals and improve their breed। जो मिल्क देते हैं जैसे काउज और काल्स, इन लोगों को नहीं मारना है। अदर मिल्क एनिमल्स जो मिल्क प्रोवाइडिंग एनिमल्स हैं, और ड्रॉट एनिमल जो बोझा ढोते हैं, जैसे डंकी हो गया, बुल हो गया, ये सारे जो है उनको नहीं काटना है, उनका स्लॉटर नहीं होना चाहिए। तो एक बार एक केस हुआ था हसमतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया आई थिंक। तो उसमें जो हसमतुल्ला था वो एक बुचर था, तो वो बुल्स को काट रहा था। तो लोगों ने बोला कि नहीं ये तो गलत है। फिर उसने बोला ये तो मेरा ट्रेड है ना, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा वोकेशन है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो उस समय क्या हुआ, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी कॉन्फ्लिक्ट में आ चुके थे। डीपीएसपी को भी इम्प्लीमेंट करना है, फंडामेंटल राइट भी नहीं छीन सकते किसी का। तो कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया था, मिक्स करके, किसी भी एक को नहीं दिया कि हाँ मतलब तुम मत काटो कोई और काम कर लो, या फिर तुम काटो तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। ये नहीं, उन्होंने बोला कि जो 16 ईयर्स का एक पैरामीटर डाला, 16 ईयर्स से छोटे बुल को आप नहीं काटोगे, उसका स्लॉटर नहीं करोगे, क्योंकि वो बहुत काम दे सकता है ना, वो ब्रीड करेगा और प्रोजेनी होंगे उसके। और 16 ईयर्स के बाद आप उसको स्लॉटर कर सकते हो, लेकिन 16 ईयर्स से पहले नहीं। ये आया था जजमेंट हजमतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया के केस में। फिर आ गए हम आर्टिकल 48 ए पर। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये भी हम करते हैं, हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को सेव करना है, सेफ गार्ड करना है। तो हम कैसे कर रहे हैं ये? हम बहुत ज़्यादा ई व्हीकल्स ला रहे हैं, इथेनॉल का प्रोडक्शन, और फिर हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बना रखा है। ये सब क्या, इम्प्रूव करने के लिए एनवायरनमेंट को। गंगा एक्शन प्लान, गंगा को साफ करना, यमुना एक्शन प्लान, ये सारी चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं ताकि हम इन्वायरमेंट को साफ सुथरा वापस से कर सकें। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम सेफ गार्ड कैसे कर रहे हैं? नेशनल नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, इसमें क्या हो रहा है, इन सबको प्रोटेक्ट ही तो किया जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम इन सब पे काम करते हैं। आर्टिकल 48 ए। फिर हम आ गए आर्टिकल 49 पर। आर्टिकल 49 में है प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको हमें बचाना है। जैसे बहुत सारे मंदिर हैं, ताजमहल, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार है, बहुत सारे जितने भी हमारे आर्टिस्टिक प्लेसेस हैं उनको हमें बचाना है। अब आप देख लो जैसे एलिफेंटा केव्स है या जनता और इलोरा केव्स है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं और वहाँ अपनी ही कारीगरी करके आ जाते हैं, कुछ खुद ही बना देंगे, कुछ खरोच लाएंगे, ऐसे करके खराब कर देते हैं चीजों को, जाके अपना नाम लिख देते हैं। ये सब नहीं करना है, हमें अपनी चीजों को बचाना है। अब हम बचाएंगे अपने मॉन्यूमेंट्स और ये सब, तभी तो टूरिज्म आता है। टूरिस्ट आके क्या क्या देखना चाहता है? आपका नाम, कि ब्यूटी देखने आया है वो देखेगा कि यहाँ पे तो इन लोगों ने, एक तो तंबाकू थूकते हैं लोग, है ना, तंबाकू खा के थूक देंगे। अपने मॉन्यूमेंट्स को खराब करने में इंडिया मेरे को लगता है नंबर 1 प्लेस पर है। तो ये भी हमारा एक डीपीएसपी था,
डीपीएसपी है कि हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन सारे लोग तो पढ़ते ही नहीं है ना, उनको तो क्या ही करना है कि हमने तो लिख दिया नाम, अपनी निशानी छोड़ा है कि हम भी गए थे ताजमहल में। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। फिर हमारा है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 है सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक सर्विसेज। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग काम करने चाहिए। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे को डायरेक्शन नहीं देते हुए होने चाहिए कि एग्जीक्यूटिव क्या है, मान लो कि सीओएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो अब इसको बोल रहा है कि तुम ऐसा काम करो वैसा काम करो, तो इंडिपेंडेंस तो खत्म होगी ना जुडिशरी की। ना ही जुडिशरी ऐसा बोलेगा कि तुम ये करो वो करो। हाँ, ये बोलता है कि इस चीज पे लॉ लेकर आओ, पर ये नहीं बोलता कि जब तुम लॉ लेकर आओगे तो ये क्लॉज होने चाहिए उसमें। ये सारी चीजें नहीं होती हैं, इसलिए हमने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है कि सारी चीजें अलग अलग फंक्शन करनी चाहिए। लेजिस्लेचर अलग फंक्शन करेगा, एग्जीक्यूटिव अलग फंक्शन करेगा और जुडिशरी अलग फंक्शन करेगा। फिर आ गए हम आर्टिकल 51 पर, प्रमोट इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस को प्रमोट हम कैसे करेंगे? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया हुआ था। फर्स्ट यूज हम न्यूक्लियर वेपन्स पहले यूज नहीं करेंगे, हम किसी को इंट्रूड नहीं करेंगे, हम कहीं इन्वेजन नहीं करते हैं। हमने फॉलो किया था पंचशील, चाइना के साथ हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था कि हम तुम्हारे में नहीं आएंगे, तुम हमारी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करो, हम तुम्हारी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे करके 5 क्लॉज थे। ये क्या था? इंटरनेशनल पीस बनाने का तरीका। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो एनएएम है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये क्यों था? ना हम यूएसएसआर के प्रति जाएंगे ना हम यूएसए के प्रति जाएंगे। तो ये सब हम कर रहे थे ताकि हम प्रमोट कर सके इंटरनेशनल पीस को। तो ये हो गए हमारे डायरेक्ट डीपीएसपीज जो पार्ट 4 में है। पार्ट 4 के आगे भी हमने बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, हम उसमें से कुछ देख लेते हैं। ये डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4। इसमें पहला है आर्टिकल 335। ये it directs the state that the claims of SCs and ST shall be taken into consideration along with maintenance of efficiency of administration। हम SCs और STs को रिजर्वेशन देते हैं, उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन है, जॉब्स में रिजर्वेशन है, तो उनके हमें क्लेम्स को ध्यान रखना है। ध्यान उस तरीके से रखना है ताकि जो एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन की वो भी हैम्पर ना हो। जैसे हम क्या करते हैं, अलग अलग कट ऑफ होते हैं, एससीज एसटी सबके कट ऑफ होते हैं ना। अगर उससे कट ऑफ से नीचे लोग उसके वो कट ऑफ अगर क्लियर नहीं होता है तो सीट वेकेंट रह जाती है, हम कुछ भी नहीं भर लेते हैं। इससे हम क्या प्रूव करते हैं कि हम मेंटेन कर रहे हैं एफिशिएंसी। फिर है हमारा आर्टिकल 350 ए। 350 ए बोलता है it directs the state and local authorities within the state to provide proper facilities for instruction in mother tongue at the primary stage to the children of linguistic minorities। बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन जो देनी है वो मदर टंग में मिलनी चाहिए, भले ही वो तेलुगु बोले, तमिल बोले, कन्नड़ बोले, हिंदी बोले, पंजाबी बोले, कुछ भी बोले, लेकिन उनको प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मदर टंग में देनी है। इसके लिए बहुत सारे हमारे यहाँ पे रूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स और ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ों को ध्यान रखती है। उसके बाद आप एक चीज़ और देख सकते हो, जैसे यूपीएससी है। यूपीएससी अपने एग्जाम्स 22 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराती है, क्योंकि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में हमारे 22 लैंग्वेजेस लिखे गए हैं, सारे लैंग्वेज में कंडक्ट कराती है वो। आप सोच सकते हो कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ रहा है, लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए कराया जा रहा है वो। फिर हम आ गए आर्टिकल 351 डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी सो दैट it may serve as the medium of expression of all the elements of the composite culture of India। एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बने। आज ये मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन क्या बन चुका है? इंग्लिश। अगर आपको साउथ में जाना है तो आप इंग्लिश में जाके कम्युनिकेट कर रहे हो। साउथ इंडियंस अगर नॉर्थ इंडिया में आ रहे हैं वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं तो हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले यहाँ आ रहे हैं इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि हिंदी एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन की तरह प्रमोट हो, लेकिन कुछ जगह पे ये एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। जैसे तमिलनाडु में आप देखोगे हिंदी के प्रति बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट है, लेकिन तब भी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो हिंदी दिवस बनाते हैं, 14 सितंबर हिंदी पखवाड़ा बनाते हैं। ये सारी चीज़ें बनाई जाती है ताकि हिंदी प्रमोट हो सके। तो ये हमने आज बात कर ली डीपीएसपीज की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and for more content you can visit my channel. Thank you. Keep learning.